हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे दोस्त? मैं हरि वर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने HN स्टडी हब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो भी दोस्त मेरे को आज पहली बार देख रहे हैं उन दोस्तों को मैं सभी को बता देता हूं कि ये जो चैनल है आपका जीके का एक कॉम्बिनेशन बैच है। इसके अंदर आपको जो करंट में जो भी मुद्दे चल रहे हैं तथा इसके साथ जो करंट से स्टैटिक फैक्ट जो आपके एग्जाम्स में मिलते हैं तथा साथ ही जो पॉलिटी और ज्योग्राफी उसको कवर करते हुए यहाँ पर इस बैच में आपको पढ़ाया जाता है। जो आपके आने वाले जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे वो SSC CGL हो, CHSL हो या फिर MTS हो, DRDO या UPSC हो या उसके अलावा रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, NTPC हो या फिर ग्रुप डी हो। दोस्तों, इसके साथ साथ ही आपको टीचिंग एग्जाम्स में भी ये इतने ही हेल्पफुल साबित होंगे, चाहे वो पटवारी का हो, ग्राम सेवक का हो, हाई कोर्ट LDC का हो। क्योंकि दोस्तों आप सभी को मालूम है हाई कोर्ट LDC में इस बार करंट जीके भी आएगी। जीके का एक ऐड किया गया है पार्ट आपको, ठीक है। और दोस्तों इस क्लास से पहले भी आपको क्लासेस दे रखे हैं, उन क्लासेस में ये सभी सारे टॉपिक आपको पढ़ा गए हैं। और उनके अलावा अब जो आज नेक्स्ट टॉपिक चलाएंगे वो कुछ आयोग से चलाएंगे। वित्त आयोग जो आपको पढ़ाया गया था पिछली वाली क्लासेज में, उसके अलावा दोस्तों आपको बताया था कि वित्त आयोग का आर्टिकल 280 था। उसके अलावा आपको सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल भी बताया था दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल था वो 124 था। ये भी बताया गया था दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट में अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कौन है, NV रमन साहब है। 47 वाले कौन से हैं? शरद अरविंद बोबड़े हैं। 46 के कौन है? रंजन गोगोई। एंड 45 के कौन है? दीपक मिश्रा। 44 के कौन है? 43 के कौन है? 42 के कौन है? फिर 42 के बताए थे HL दत्तू जो कि NHI के जो अध्यक्ष है। दोस्तों उन सभी की चर्चाएं अपन पीछे वाली जो प्रीवियस क्लासेज है उनमें कर चुके हैं। दोस्तों कल वाली क्लासेज में आपको पढ़ाया गया था ओलंपिक के बारे में कि ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई थी, एथेंस ग्रीस से। ओलंपिक कब से स्टार्ट हुआ था, साथ ही में जो समर ओलंपिक थे और विंटर ओलंपिक थे इनके बारे में भी दोस्तों आपको बताया गया था। उसमें आपको एक रिव्यू यहाँ पर लिखा गया है जो रिव्यू देते हैं, जिससे आप क्या है वार्म अप हो जाओगे और कल वाला जो भी मैटर था वो एक शॉर्ट में आपको रिवाइज हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, समर ओलंपिक जो आपका 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते आपको एक साल डिले होने को मिला है और जुलाई और अगस्त में इसकी एक्सपेक्टेड है। वो भी देखते हैं आगे होगा या नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जो डेट दे रखी है 2021 की, वो जो समर ओलंपिक टोक्यो जापान में होगा एंड 2024 में 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा एंड 2028 में आपका समर ओलंपिक लॉस एंजल्स USA में होगा। और साथ ही में दोस्तों आपको बताया गया था विंटर ओलंपिक जो 2018 का था प्योंगयांग साउथ कोरिया, 2022 का बताया गया था बीजिंग चाइना एंड 2026 का बताया गया था इटली में। दोस्तों इनके बारे में जो कंट्रीज़ थी जापान, फ्रांस, USA एंड इटली, चाइना एंड साउथ कोरिया, इनके बारे में भी चर्चा पिछली वाली क्लास में कर चुके थे। ये एक आपका रिव्यू था, ठीक है दोस्तों। इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो और जिसने कल नोट कर लिया था वो रहने दो, ठीक है दोस्तों। अब आज पढ़ाएंगे आपको जो वित्त आयोग हो गया था दोस्तों, अब पढ़ेंगे नीति आयोग, क्योंकि वो नीति आयोग आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम्स में। और कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले नीति आयोग को शुरू करने से पहले यहाँ पर योजना आयोग, आपको सबसे पहले इसके बारे में पढ़ना है दोस्तों कि ये योजना आयोग है प्लानिंग कमीशन। सबसे पहले दोस्तों क्या नीति आयोग फर्स्ट टाइम आ गया था या फिर नीति आयोग को नीति आयोग का जो ट्रांसफर हुआ था या नीति आयोग को जो बदला गया था वो योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग में कन्वर्ट किया गया था, या फिर योजना आयोग को उस स्कीम को या योजना आयोग को हटाकर उसके अलावा नीति आयोग को लाया गया था। इन सभी की चर्चाएं करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये योजना आयोग था। इस योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग, ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था। अब क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि योजना आयोग को नीति आयोग में कन्वर्ट किया गया था, तो योजना आयोग खत्म कब हुआ था? क्वेश्चन ये उठता है कि सर ठीक है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग तो आया है, लेकिन योजना आयोग फिनिश कब हुआ था?
तो उसकी डेट याद रखना दोस्तों। जो योजना आयोग था इसका एंडिंग हुआ था 17 अगस्त 2014। ठीक है, दिख रहा है? हाँ, 17 अगस्त 2014 को योजना आयोग का एंडिंग हो गया था, फिनिश हो गया था। साथ ही में फिर इनके स्थान पर जब नीति आयोग को लाया गया था तो क्या 17 अगस्त 2014 को आ गया था? नहीं, इसकी जो डेट थी दोस्तों, जो नीति आयोग लाया गया था वो 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को लाया गया था। हाँ दोस्तों, सबसे पहले योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन थी, फिर उसका जब एंड हुआ 17 अगस्त 2014 को तो उसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। नीति आयोग को कब लाया गया, उसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपको एग्जाम में ऐसे कैसे ही पूछी जाती है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, नीति आयोग का फॉर्मेशन डेट कब था, 1 जनवरी 2015। अब क्वेश्चन उठता है कि दोस्तों ये जो नीति आयोग है, पहले इसकी फुल फॉर्म लिख लो, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है। और दोस्तों अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो नीति आयोग है उसका फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 को हो गया, तो जो टीचिंग एग्जाम्स में उसमें क्वेश्चन, जो पटवारी के लिए जो क्वेश्चंस है वो दोस्तों ये देखना, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी नीति आयोग की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी। आपसे पूछा जाएगा कि जो नीति आयोग है वो 1 जनवरी 2015 को फाउंड हुआ था, इसकी फुल फॉर्म ये थी, तो इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी नीति आयोग की वो लिखो 8 फरवरी 2015। हाँ दोस्तों, ये 3 इंपॉर्टेंट डेट है। जो योजना आयोग का एंडिंग था 17 अगस्त 2014, फिर उसके बाद में योजना आयोग का जो फॉर्मेशन डेट थी 1 जनवरी 2015, और दोस्तों जो फर्स्ट मीटिंग थी नीति आयोग की वो 8 फरवरी 2015 थी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ दोस्तों अब आपको ये फैक्ट भी याद रखना है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों, क्या हमेशा नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी होंगे? नहीं, हमेशा नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो नरेंद्र मोदी नहीं होंगे दोस्तों। नीति आयोग के जो भी अध्यक्ष होंगे वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे। अब चाहे वो नरेंद्र मोदी अभी एट प्रेजेंट में प्रधानमंत्री हो, या फिर इससे पहले कोई भी प्रधानमंत्री हो, या आगे आने वाला कोई प्रधानमंत्री होगा, तो जो प्रधानमंत्री की एक पोस्ट होती है, पद होता है दोस्तों, वो नीति आयोग का अध्यक्ष कहलाता है, चेयरमैन कहलाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो नीति आयोग का अध्यक्ष है वो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब दोस्तों पूछा जाता है इसके उपाध्यक्ष, जो वाइस चेयरमैन है, उपाध्यक्ष कौन है? तो वो भी याद रखना है दोस्तों, राजीव कुमार। ठीक है, और इसमें दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि जो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार, लेकिन दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए कि इसके फर्स्ट नीति आयोग के जो फर्स्ट उपाध्यक्ष थे वो कौन है। ये इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो दोस्तों याद रखना, अरविंद पनगड़िया। दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक तो ये बनेगा कि जो फर्स्ट मीटिंग थी नीति आयोग की, फर्स्ट मीटिंग थी 8 फरवरी 2015, एंड सेकंड क्वेश्चन पड़ेगा कि जो नीति आयोग है उसके उपाध्यक्ष, फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। ये जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये दोस्तों आपके एग्जाम्स में देखने को मिले हैं, पीछे वाले एग्जाम्स में भी आए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आपको पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको जो नीति आयोग का ये डाटा था ये आपको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा साथ ही जो नीति आयोग का है दोस्तों, इसके एक और है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, CEO। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है, नीति आयोग से क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाता है दोस्तों,
जितना भी पूछा जाता है आपके नीति आयोग से कि नीति आयोग पहले किसके स्थान पर आया है, योजना आयोग के स्थान पर आया है, योजना आयोग का एंडिंग कब हुआ था, 17 अगस्त 2014 को हुआ था, फिर नीति आयोग कब बना, 1 जनवरी 2015 को बना है, तथा साथ ही में नीति आयोग की जो फर्स्ट मीटिंग थी वो कब हुई, 8 फरवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। पूछा जाता है फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया। एंड जो नीति आयोग के सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो है अमिताभ कांत। ठीक है दोस्तों, ये आपको नीति आयोग के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, और इसमें नीति आयोग की फुल फॉर्म भी याद रखना है दोस्तों आपको, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, या फिर आप इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इनसे नीति आयोग तो आपका दोस्तों हो गया, ठीक है। इनसे रिलेट करते हुए आपके कुछ सेक्रेटरी भी पूछे जाते हैं, सचिव भी पूछे जाते हैं। वो भी आपके लिए सचिव बहुत सारे हैं, लेकिन दोस्तों जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सचिव लिखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ दोस्तों, जैसे कि नीति आयोग आपका फिनिश हो गया था। नीति आयोग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली थी। जितने भी आपके नीति आयोग से जितने भी क्वेश्चंस आपके नीति आयोग से आने वाले होंगे उसके बारे में सारा डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं कुछ नीति आयोग के अलावा कुछ सेक्रेटरी है, सचिव है, तो उन सचिव के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो वन लाइनर क्वेश्चंस है जो आपको एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो उनके बारे में बात करते हैं दोस्तों। याद रखना, आर्थिक मामलों के सचिव, आर्थिक मामलों के सचिव। ठीक है दोस्तों, जो सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, आर्थिक मामलों के सचिव है, वो कौन है, अजय सेठ, अजय सेठ। ठीक है, पहले इनको याद करेंगे, कैसे याद करेंगे और वैसे ही पढ़ते चलेंगे इनको। दोस्तों याद रखना, आर्थिक मतलब इकोनॉमी मतलब पैसा, और पैसा किसके पास होता है, पैसा होता है सेठ लोगों के पास। सही है, आम आदमी के पास पैसा नहीं होता है, पैसा होता है सेठ लोगों के पास। आर्थिक मामलों के सचिव है, आर्थिक इकोनॉमी पैसा किसके पास होता है, सेठ लोगों के पास। तो याद रखना है, आर्थिक मामलों के जो सचिव है वो है अजय सेठ। इसके अलावा दोस्तों याद रखना है कैबिनेट सचिव, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी थे दोस्तों जो मैंने आपको पढ़ाए थे। अब याद रखना है कैबिनेट सचिव, जो कैबिनेट सचिव है वो कौन है, तो उसका भी याद रखना है दोस्तों आपको, राजीव गौबा। ठीक है, आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ हो गए, एंड कैबिनेट सचिव कौन हो गए, राजीव गौबा हो गए। ऐसे ही दोस्तों आपको याद रखना है एक और, रक्षा सचिव, डिफेंस सेक्रेटरी, ये कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए, ये आपकी सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हो गए, एंड ये डिफेंस सेक्रेटरी हो गई। रक्षा सचिव कौन है, अजय कुमार। दोस्तों अजय कुमार यानी मार, और जिसको कोई नहीं मार सकता, जो अपने आप स्वयं खुद की रक्षा कर लेता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको ऐसे ही याद रखना है कि रक्षा सचिव जो डिफेंस सेक्रेटरी, रक्षा मतलब जो स्वयं अपने आप की रक्षा कर लेता है, जिसको कोई नहीं मार सकता, वो है अजय कुमार। तो आपके रक्षा सचिव कौन है, डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, अजय कुमार। एंड कैबिनेट सचिव कौन थे, राजीव गौबा। और आर्थिक मामलों के सचिव कौन थे, अजय सेठ। और इसके अलावा जो होम सेक्रेटरी है, एक है दोस्तों आपका गृह सचिव जिसको बोला जाता है होम सेक्रेटरी, वो कौन है, उसके लिए आपको याद रखना है अजय कुमार भल्ला। दोस्तों इन तीनों में दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है,
अगर आपसे पूछा जाता है आर्थिक मामलों के सचिव, तो आपको याद रखना है आर्थिक मतलब इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब पैसा, और पैसा सेठ लोगों के पास होता है, इसलिए अजय सेठ। फिर आपको पूछा जाएगा डिफेंस सेक्रेटरी, डिफेंस मतलब रक्षा, और जो रक्षा कौन करता है अपने आप की, जो स्वयं दूसरों को मारता है, खुद नहीं मरता है, यानी मार देता है और अपने आप की रक्षा करता है। तो याद रखना है अजय कुमार, रक्षा सचिव। फिर याद रखना है गृह सचिव यानी होम सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी यानी गृह सचिव घर है, गृह यानी घर से याद रखना है, और जो घर है उसमें क्या बनता है, दही बल्ले वल्ले वगैरह, दही बड़े वगैरह, तो भल्ले से याद रखना है कौन है, अजय कुमार भल्ला। तो अजय कुमार भल्ला आपका गृह सचिव हो गया, होम सेक्रेटरी हो गया, एंड राजीव गौबा कैबिनेट सेक्रेटरी हो गया, कैबिनेट सचिव हो गया, एंड इकोनॉमिक्स ऑफ अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स के जो हुए थे, आर्थिक मामलों के सचिव हुए थे, वो अपने सेठ लोग थे, अजय सेठ थे। तो ये चारों दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट है, चारों याद भी करने हैं। ये थे सचिव, सेक्रेटरी, और इनके अलावा दोस्तों आपको ये जो मिनिस्टर्स भी बता गए थे, ये जो रक्षा डिफेंस मिनिस्टर था, रक्षा मंत्री थे, वो भी बताए थे कौन थे, राजनाथ सिंह, वो भी बताया था राजनाथ सिंह। कहाँ से उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, लखनऊ, और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे था, गोमती नदी के किनारे था, ये सब दोस्तों आपको बताया गया है। साथ में गृह सचिव यानी गृह मंत्री भी बताए गए थे आपको, कौन था, अमित शाह, हाँ वही अमित शाह साहब जो कि गांधीनगर गुजरात से उनका निर्वाचन क्षेत्र था। गांधीनगर जो एशिया की सबसे ग्रीनेस्ट कैपिटल थी, गांधीनगर जो गुजरात की कैपिटल है, गुजरात वही जहाँ पर अभी ताऊ ते जो एक चक्रवात है जो कि अरब सागर से उठा है और सीधे अभी गुजरात को बहुत प्रभावित कर रहा है, वहाँ पर कई लोगों की जान जा चुकी है। तो सभी दोस्तों इन सारे फैक्ट को आपको याद रखना है। ताऊ ते के बारे में भी दोस्तों पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था कुछ, कि वो किन किन स्टेट्स को ज़्यादा प्रभावित करेगा, उन स्टेट्स को क्यों प्रभावित करेगा, सबसे नज़दीक जहाँ से उठाए उसके कौन कौन से वहाँ थे, तो उन सभी के बारे में पिछले वाले भी चर्चा की थी क्लास में, और आपको ये वाले भी आपको ऐसे ही याद रखने हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करो दोस्तों। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब दोस्तों चलते हैं कुछ ऐसे स्टेट जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, और वो चाहे ज्योग्राफी के हो, चाहे पॉलिटी के हो, चाहे करंट के हो, वो उन मुद्दों को उठा लिया करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, इस स्टेट की बात क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये 3 स्टेट होंगे, एक अरुणाचल प्रदेश होगा, एक सिक्किम होगा, और एक कौन सा होगा, एक अरुणाचल प्रदेश होगा दोस्तों, एक सिक्किम होगा, और एक जम्मू कश्मीर होगा जो केंद्र शासित प्रदेश है। उन तीनों की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये जो तीनों स्टेट है और एक केंद्र, दोनों स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम स्टेट, और एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये भारत के तीन ऐसे हैं जिनसे जो अलग कंट्री है, इनके जो नज़दीक कंट्री है भारत की, वो उनसे 3 कंट्रियों से अटैच में है। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, ये अपने किस किस देश से अटैच है वो बात करेंगे। फिर सिक्किम है, सिक्किम भी किस किस देश से अटैच है, और ये तीनों 3 कंट्रियों से अटैच में है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, फिर करेंगे सिक्किम एंड J&K की। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों याद रखना है आपको, चाइना, भूटान प्लस म्यांमार, ये 3 कंट्री है दोस्तों, चाइना, भूटान और म्यांमार। इन 3 कंट्रियों के बीच में अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की जो बॉर्डर है वो चाइना, भूटान और इनके बीच में नहीं दोस्तों, ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी जो बॉर्डर है वो चाइना, भूटान और म्यांमार तीनों देशों से अटैच में। ठीक है, और ये जो अरुणाचल प्रदेश है और जो नेक्स्ट पढ़ाएंगे सिक्किम, ये 7 सिस्टर में कही जाती है दोस्तों, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट का एक एरिया है। नॉर्थ ईस्ट को जो 7 सिस्टर कहा जाता है, उन 7 सिस्टर में आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, ये सभी स्टेट आते हैं। तो उसमें अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। हाँ दोस्तों, ये वही अरुणाचल प्रदेश है जिसके CM पेमा खांडू है एंड गवर्नर है RN रवि। दोस्तों ये आपको
याद रखने, जैसा कि मैं हर क्लास में बोलता हूँ आपको, सीएम और गवर्नर तो आपको याद ही याद होने चाहिए, और वो आपको जैसे जैसे स्टेट आता है वैसे वैसे मैं करवा देता हूँ, और मुंह पे एक दो स्टेट्स के और बता देता हूँ, जिससे कि आपको हर बार जब वीडियो देखोगे तो आपको रिवाइज हो जाएंगे। जैसे आपको एमपी का भी बताया गया था, शिवराज सिंह चौहान और आनंदीबेन पटेल, यूपी का योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल, राजस्थान का अशोक गहलोत और कलराज मिश्र, सिक्किम का भी पढ़ेंगे प्रेम सिंह तमांग और गंगा प्रसाद मौर्य। ऐसे काफ़ी सारे स्टेट है और सबके सीएम गवर्नर अपन को याद होने चाहिए। तथा दोस्तों साथ ही में इसकी कैपिटल भी याद रखना आपको, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है, ईटानगर है। सीएम क्या है, पेमा खांडू है, एंड गवर्नर RN रवि है। तथा साथ ही दोस्तों इसमें जो फेस्टिवल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है दोस्तों, 2 फेस्टिवल है, एक है लोसार फेस्टिवल, एक है मोपिन फेस्टिवल। मोपिन फेस्टिवल, ये जो लोसार फेस्टिवल है ना दोस्तों, इसको इम्पोर्टेंट करना, क्योंकि ये लोसार फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में भी आता है, सिक्किम में भी आता है, और एक लद्दाख जो कि यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें भी आता है। दोस्तों आपको ये इसलिए याद रखना है क्योंकि आपको एग्जाम में अगर लोसार फेस्टिवल दिख जाता है और उसमें तीनों में से एक ही ऑप्शन होंगे, या जो 4th ऑप्शन होगा, जैसे ए में आपको दे दिया जाएगा अरुणाचल प्रदेश, बी में सिक्किम, 3rd में लद्दाख, और ऊपर दे ऑल ऑफ दी अबाउ, तो आपको टिक करना है ऑल ऑफ दी अबाउ। या फिर अदर ऑप्शंस दे रखे होते हैं, किसी में आपको सिक्किम मिलेगा, किसी में अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, और किसी में लद्दाख मिलेगा। तो ये जो लोसार फेस्टिवल है ये तीनों में आता है, तीनों में याद रखना, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख। उसके अलावा लोसार फेस्टिवल आ गया, मोपिन फेस्टिवल आ गया। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक ये भी बात याद करनी है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम थी। याद रखना है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम। क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना वही जनगणना जो कि 15वें नंबर की थी, बात करते हैं, लेकिन अभी ये बात करते हैं कि 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार जनसंख्या सबसे कम किस में थी, जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस में था। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों आपके दोनों अलग अलग है, एग्जाम्स में दोनों अलग अलग ही पूछे जाते हैं। किसी एग्जाम में पूछा जाएगा जनसंख्या सबसे कम किस में थी, तो वो आपको पता है सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या थी। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में थी, यूपी, जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी, जिसमें सबसे ज़्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली सीटें हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट भी सबसे ज़्यादा है। तो और पूछा जाएगा कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या कम सिक्किम, जनसंख्या घनत्व कम अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 2011 की जनगणना में जो सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे कम था वो किस में था, अरुणाचल प्रदेश में। और दोस्तों इसके साथ साथ आपको ये भी इनको नोट डाउन करते रहना या दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, इसके साथ साथ ही 2011 की जनगणना के बारे में दोस्तों थोड़ी बात करते हैं कि ये जो 2011 की जनगणना थी, 2011 की जो जनगणना थी उसके बारे में दोस्तों थोड़ी बात करते हैं कि जो 2011 की जनगणना थी ये 15वें नंबर की थी, सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। साथ ही 2011 की जो जनगणना थी उसमें आपको याद रखना है दोस्तों, इसके सी चंद्रमौली आयुक्त थे। कौन थे, आयुक्त थे। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि 2011 की जनगणना उसमें जो आयुक्त कौन थे, सी चंद्रमौली। ऐसे ही अगर आपसे दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि 2021 की जनगणना के आयुक्त कौन होंगे, तो वो भी याद रखना है दोस्तों। 2021 की जनगणना यहाँ पर देखना ऊपर, 2021 की जो जनगणना होगी, जनगणना उसके आयुक्त होंगे विवेक जोशी। कैसे याद रखोगे दोस्तों, 2011 की जनगणना थी उसके तो आयुक्त किसको नियुक्त किया गया था, सी चंद्रमौली। ठीक है, 2021 की जो जनगणना थी उसके आयुक्त कौन थे, उसके आयुक्त याद रखना है विवेक जोशी। आने वाले जो 2021 चल रही है उसमें जब जनगणना होगी या फिर कोरोना की वजह से खिसक जाती है, या फिर जो 2021 की जनगणना होगी दोस्तों उसमें याद रखना है आपको कि
बड़े जोश के साथ, ऐसे याद रखना है, 2021 की जो जनगणना होगी वो बड़े जोश के साथ होगी, यानी विवेक जोशी। 2021 की जनगणना बड़े जोश के साथ होगी, तो विवेक जोशी वहाँ के आयुक्त थे। 2011 की जनगणना जो कि 15वें नंबर की थी, उसके चंद्रमौली थे। और ये याद रखना है 2021 की जनगणना कौन से नंबर की थी, 16वें नंबर की थी। ठीक है, ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम दे देते हैं, जहाँ पर याद नहीं होते हैं, पढ़ा हुआ नहीं होता है, और जब एग्जाम्स में डायरेक्ट हिट करते हैं, फर्स्ट टाइम इन क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर समझ में नहीं आता है। इसमें ऑप्शन दे देता है कि 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, तो उसमें एक नंबर आते हुए चला जाता है। और एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी जानते हो। एक नंबर से स्टूडेंट पास हो जाता है, एक नंबर से फेल हो जाता है। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि दोस्तों ये जो जनगणना है कौन से मंत्रालय के अंदर आती है, जनगणना को कौन सा मंत्रालय हैंडल करता है, कौन सा मंत्रालय इन सब की रिपोर्ट लेता है, कौन मंत्रालय संभालता है इसको। तो याद रखना है दोस्तों, वही मंत्रालय संभालता है जो कि अपना अमित शाह है, यानी गृह मंत्रालय। जो जनगणना है वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। ठीक है दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट और है कि ये जो 2011 की जनगणना है उसमें साक्षरता दर कितनी थी दोस्तों, साक्षरता दर थी 74.04%। 74.04%। ये जो जनगणना के इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, एक दिन क्लास लगाएंगे दोस्तों। अगर आप कमेंट करते हो और आपको ज़रूरत है इन चीज़ों की, तो आप कमेंट भी नहीं करते हो दोस्तों। और अगर आपको अच्छा लग रहा है ये कंटेंट, तो आप बोलते भी नहीं हो। आपको कौन से या फिर कौन से जीके में कौन सा टॉपिक हार्ड लगता है, कुछ भी कमेंट नहीं करते हो दोस्तों। अगर आप कमेंट करोगे तो मेरे को मालूम चलेगा, तो मैं उस टॉपिक पर आपको जितने भी अच्छे बेहतर कंटेंट होते हैं वो लाने की कोशिश करूं, लेकिन आप करते ही नहीं हो। और अगर आपको लग रहा है दोस्तों ये कंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या आपका दोस्त खड़ा होकर आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो दोस्तों इस क्लास को आप शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। HN स्टडी हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाले जितनी भी क्लासेज होगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। लाइक करो दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हम जब मोटिवेट होंगे तो आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाएंगे कि हमारे दोस्तों को अच्छा लग रहा है कंटेंट। ठीक है दोस्तों, इसके आप स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। अभी 2011 के लिए जनगणना के लिए इतना ही याद रखना है दोस्तों कि 2011 की जनगणना 15वें नंबर की थी। उनके आयुक्त सी चंद्रमौली थे, और वहाँ पर 2011 की जनगणना में जो साक्षरता दर थी वो 74.04 74.04% थी। साथ ही में 2011 की जनगणना में जो अरुणाचल प्रदेश था उसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व थी। ठीक है, और 2021 की 16वें नंबर की, जिसमें विवेक जोशी आयुक्त थे। इन सभी को नोट डाउन कीजिए दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश से दोस्तों आपको इतना बताया गया था कि वो चाइना, म्यांमार और भूटान, इन तीनों की बॉर्डर शेयर करता है। वही चाइना दोस्तों जिसके बारे में मैं हर क्लास में बताता हूँ आपको कि उसके भारत से चाइना की बॉर्डर कितनी है, 3488 3488 किलोमीटर। वही चाइना दोस्तों जिसके प्रीमियर लीग कौन है, ली कीकियांग। वही चाइना दोस्तों जिसके प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग। वही चाइना दोस्तों जिससे भारत की मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी होती है, हैंड इन हैंड। तथा नेपाल, वहाँ भूटान की बात करते हैं दोस्तों, भूटान, जिसमें भूटान में भी आपको दोस्तों भूटान से भी दोस्तों आपको याद रखने की जरूरत है। भूटान की कैपिटल क्या है, थिम्पू। और इसकी करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों न्यूगल्ट्रम। ये आपकी करेंसी इंपॉर्टेंट है। ये तो दोस्तों आपको नहीं पूछा जाता है कि भूटान की कैपिटल क्या है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है आपको कि भूटान की करेंसी क्या है, न्यूगल्ट्रम। इसके हेड कौन है, इसके याद रखना दोस्तों, लोटे सिंह, लोटे साहब इनके हेड है। ये सभी दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, भूटान की कैपिटल थिम्पू हो गई, न्यूगल्ट्रम हो गया, हेड इनके लोटे सिंह हो गया। ये सभी दोस्तों आपको ऐसे कैसे इफेक्ट याद रखने हैं। इसके अलावा दोस्तों वो भी बताया गया है कि भूटान से भारत की कितनी बॉर्डर शेयर करती है, चाइना से कितनी करती है, नेपाल से कितनी करती है। ये सभी दोस्तों आपको बताया गया है। भूटान से याद रख लेना दोस्तों आपको कि 699 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता था। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों सिक्किम की। अब बात करते हैं सिक्किम। हाँ दोस्तों, ये वही सिक्किम है जहाँ के CM याद रखना प्रेम सिंह तमांग। और जहाँ के गवर्नर कौन थे बताओ,
जहाँ के गवर्नर थे गंगा प्रसाद मौर्य, गंगा प्रसाद मौर्य। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको यही, जब भी कोई स्टेट दिखता है तो सीधे सीएम और गवर्नर आपको याद हो जाने चाहिए। सीएम कौन थे? प्रेम सिंह तमांग, एंड गवर्नर कौन थे? गंगा प्रसाद मौर्य। फिर दोस्तों याद रखना है कि जो सिक्किम था, सिक्किम जो सबसे पहला ऑर्गेनिक स्टेट क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत का सबसे पहले जो ऑर्गेनिक स्टेट बना था वो कौन सा था? वो आपको याद रखना है सिक्किम। सिक्किम में ही एक अभी बताया था लोसार फेस्टिवल बताया था। ठीक है दोस्तों, सिक्किम में आपको क्या याद रखना है? जैसे सिक्किम में बताया था, लद्दाख में बताया था, और उसके अलावा लद्दाख में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में बताया था। सिक्किम लोसार के साथ साथ एक और याद रखना है दोस्तों, सागा दावा। एक तो लोसार फेस्टिवल, एक सागा दावा फेस्टिवल। ये दोनों फेस्टिवल कहाँ मनाए जाते हैं? सिक्किम में मनाए जाते हैं। लोसार को याद रखना, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और साथ में सिक्किम में मनाया जाता है। एक दोस्तों याद रखना है इसमें, सिक्किम में एक एयरपोर्ट है, वो आता है पेक्योंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है कि सिक्किम में ही एक पेक्योंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पड़ता है, जो सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, वहाँ पर पड़ता है। कहाँ पर? गंगटोक। और ये जो गंगटोक है सिक्किम की कैपिटल है, वहाँ पर पेक्योंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पड़ता है। सिक्किम जिसके सीएम कौन थे? प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर कौन थे? गवर्नर कौन थे इसके? गंगा प्रसाद मौर्य। सबसे पहला ये ऑर्गेनिक स्टेट है। तथा साथ ही में बात करते हैं कि इसमें जो फेस्टिवल थे, लोसार फेस्टिवल तथा सागा दावा फेस्टिवल था। और इसके अलावा दोस्तों एक याद करना, पंगोलेखा। ये क्या है दोस्तों? पंगोलेखा। तथा इसके अलावा एक है क्यों घोसला। क्यों गेंग में घुसा, ऐसे याद रखना दोस्तों, क्यों गेंग में घुसा। गेंग यानी गंगटोक जो सिक्किम की राजधानी है, और क्यों यानी क्यों घोसला और पंगोलेखा, ये दोनों है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या है दोस्तों? मैं यहाँ लिखता हूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव अभयारण्य। इसमें दोस्तों अभी आपको बस इतना सा फैक्ट याद रखने हैं, फिर धीरे धीरे सिक्किम के बारे में सारी चर्चाएं करेंगे। अभी इतना सा फैक्ट याद रखना है कि सिक्किम जिसके सीएम प्रेम सिंह तमांग है, वहाँ के गवर्नर गंगा प्रसाद मौर्य हैं। सिक्किम जो कि भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, साथ ही में वहाँ पर लोसार फेस्टिवल और सागा दावा फेस्टिवल है, और पंगोलेखा और क्यों घोसला वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तथा सिक्किम कौन कौन से देशों से बॉर्डर शेयर करता है? तो दोस्तों मैं इसको रफ करता हूँ, आप तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों सिक्किम जो कि नेपाल, चाइना और भूटान। अरुणाचल प्रदेश की बात करे थे दोस्तों, उसमें बताया गया था आपको भूटान, म्यांमार और चाइना, उसमें नेपाल नहीं था। और सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम में नेपाल, चाइना और भूटान। हाँ दोस्तों, ये वही नेपाल है जिसके प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है, और जहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे? विद्यादेवी सिंह भंडारी। ये वही चाइना है जिसके प्रीमियर ली कौन है? ली केक्यांग, और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। तथा ये वही भूटान है जिसकी कैपिटल थिम्पू है, वहाँ के हेड लोटस रिंग है, और न्यूगल ट्रम वहाँ की करेंसी है। नेपाल जो चाइना जो कि 3488 3488 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, नेपाल 1751 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है, तथा भूटान था जो 699 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है। पूछ लिया जाता है दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे, और ये आपके एसएससी वगैरह रेलवे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि नेपाल भारत से कितनी बॉर्डर शेयर करता है? 1751 किलोमीटर। एंड चाइना कितनी करता है? 3488 किलोमीटर। तथा भूटान कितनी करता है? 699। ऐसे ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में पूछ लिया जाता है, साथ में अफगानिस्तान के बारे में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों वो बात करेंगे आगे जब अपन तीसरा केंद्र शासित प्रदेश पढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर। इसको आप नोट डाउन कीजिए अभी, और फिर इसको रफ करते हैं। हो गया दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश आपने देख लिया, सिक्किम आपने देख लिया, और आप पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर। ऐसे दोस्तों आपकी जो 28 स्टेट है और 8 जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन पढ़ते रहेंगे। और जैसे भी पढ़ेंगे तो आपको आज 3 स्टेट पढ़ा दिए,
कल 2 स्टेट पढ़ा दिए, उसके साथ जो पॉलिटी फैक्ट थे वो पढ़ा दिए, साथ में ज्योग्राफी फैक्ट थे वो पढ़ा दिए, करंट में वहाँ क्या चल रहा है ये पढ़ा दिए। तो जैसे जैसे आप बढ़ोगे एक साथ किसी भी स्टेट को एक साथ पढ़ाना दोस्तों एक नोटबुक में नोट डाउन करने के अलावा और कुछ नहीं होता है। वो याद करेंगे 1 दिन 2 दिन, लेकिन वो फॉरगेट हो जाएंगे, भूल जाएंगे, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और डेली पढ़ेंगे तो आपको याद रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं J&K, जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वही लद्दाख जहाँ के राधा कृष्ण माथुर जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन उन दोनों को अलग अलग करके उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसीलिए जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है वो लद्दाख को बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जो ये जम्मू कश्मीर है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर LG लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, आपको मिलेगा मनोज सिन्हा। ठीक है, मनोज सिन्हा, एक मनोज मुकुंद नरवाणे, एक मनोज सिन्हा है दोस्तों, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मनोज मुकुंद नरवाणे जो कि आर्मी के हेड थे, आर्मी के जनरल थे, 28वें नंबर के जनरल थे, और उनकी जनरल जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है तथा 15 जनवरी को वो आर्मी डे मनाया जाता है, वो थे मनोज मुकुंद नरवाणे। और ये है मनोज सिन्हा जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के। दोस्तों आपको पूछा जाता है कि ये जो केंद्र शासित प्रदेश बना था, यूनियन टेरिटरी यूटी जो बना था वो कब बना था, तो उसमें याद रखना है आपको दोस्तों 31 अक्टूबर 2019। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीधे सीधे एग्जाम्स में देखने को मिलती है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, वो कब बनाया गया था, तो उसके लिए याद रखना है 31 अक्टूबर 2019 को। अब साथ ही में दोस्तों इसकी J&K की 2 कैपिटल है, आपको कैपिटल भी याद करनी है। एक है श्रीनगर और एक है जम्मू। ये दोनों आपको याद रखनी है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, उस जम्मू एंड कश्मीर की ये जो 2 कैपिटल है, एक श्रीनगर है एक जम्मू है। यूटी कब बना था, 31 अक्टूबर 2019 को बना था। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा है। तथा इसके साथ साथ ये याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर ट्यूलिप गार्डन भी है, जिसको ट्यूलिप नेशनल पार्क भी बोल दिया जाता है। क्या है, ट्यूलिप गार्डन भी है, ट्यूलिप नेशनल पार्क बोल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और एक और है इसमें याद रखना, दाचीगम नेशनल पार्क, दाचीगम नेशनल पार्क, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। क्या पढ़ा, जम्मू कश्मीर। J&K, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक स्टेट हुआ करते थे, उसको जब 2 अलग अलग यूटी में कन्वर्ट किया 31 अक्टूबर 2019 को। फिर जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, नॉर्मल स्टेट होता है दोस्तों, उनमें गवर्नर होते हैं एंड CM होते हैं, लेकिन जैसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो आ जाता है यूटी में प्रशासनिक अधिकारी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। जो अपनी 8 यूटी है उसमें से कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव है तथा कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जैसे पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, दिल्ली में अपने कौन है अनिल बैजल, उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और बाकी जो 3 बची हुई है उसमें केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो याद रखना है जो यूटी है वो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर बन गया था। साथ ही में उसकी कैपिटल श्रीनगर और जम्मू थी, और दाचीगम नेशनल पार्क तथा ट्यूलिप गार्डन ये भी कहाँ देखने को मिलते हैं, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन। अब बात करते हैं दोस्तों, ये आपको आज 3 स्टेट पढ़ा दिए गए हैं, 2 स्टेट तथा एक जो भी केंद्र शासित प्रदेश था वो पढ़ा दिए। उसके अलावा आपको नीति आयोग वो सारे पढ़ा दिए गए। और दोस्तों इसके अलावा आपको सारी जो भी कंट्रीज़ थी उनके बारे में चर्चा की गई थी कि यहाँ पर जो कंट्रीज़ थी, भारत से सबसे कम जो बॉर्डर शेयर करती है वो अफगानिस्तान। ठीक है, जम्मू कश्मीर में दोस्तों एक चीज़ और याद रखना आप, J&K में पाकिस्तान, अफगानिस्तान प्लस चाइना, यानी ये जो 3 देश है दोस्तों, ये 3 देश ही जम्मू कश्मीर से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। जिसमें दोस्तों बताया गया था ये अफगानिस्तान, ये वही अफगानिस्तान है जहाँ के अशरफ गनी हेड है, अशरफ गनी। ये वही चाइना है जिसके प्रीमियर ली केक्यांग और शी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति। ये वही पाकिस्तान है दोस्तों जहाँ के प्रधानमंत्री इमरान थे और वहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी थे। ये अफगानिस्तान दोस्तों
जहाँ की अफगानी करेंसी, पाकिस्तान की इस्लामाबाद कैपिटल है तथा पाकिस्तानी रुपया वहाँ की करेंसी है। चाइना जिसकी कैपिटल बीजिंग तथा रेनमिनबी और युवान वहाँ की करेंसी है। चाइना में दोस्तों बताया गया था बीजिंग में, जहाँ पर विंटर ओलंपिक हो रहे थे 2022 के और समर ओलंपिक हुए 2008 में। दोस्तों एक क्वेश्चन था चाइना से, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बीजिंग एक ऐसी सिटी है दोस्तों जहाँ पर 2008 में तो समर ओलंपिक और 2022 में विंटर ओलंपिक। क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों वो कौन सी सिटी है जहाँ पर समर ओलंपिक हो चुके हैं और विंटर ओलंपिक होने वाले हैं। वो कौन सी सिटी है दोस्तों जहाँ पर समर ओलंपिक हो चुके हैं और विंटर ओलंपिक होने वाले हैं, यानी 2008 में समर ओलंपिक हो चुके हैं और 2022 में विंटर ओलंपिक होंगे। तो वो सिटी है बीजिंग, जहाँ चाइना में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मालूम नहीं होता उन दोस्तों के लिए बहुत हार्ड, और जिनको मालूम होता है उन दोस्तों के लिए बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, साथ में याद रखना दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में हो गया, चाइना और अफगानिस्तान की बात में हो। अफगानिस्तान में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सहतूत बांध। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभी हाल ही में सहतूत बांध कहाँ पर बनाया गया है। सहतूत बांध कहाँ पर बनाया गया है? अफगानिस्तान में बनाया गया है। तो दोस्तों इन सारे फैक्ट हैं, ये आप फैक्ट अपने नोटबुक बनाओ। डेली क्लासेज होती है दोस्तों आपकी, डेली नोट्स बनाओ, डेली उनको पढ़ो, और जितना हो सकता है दोस्तों क्लासेस देखो, चाहे वो प्रीवियस की क्लासेज हो, इससे पहली वाली क्लासेज जो करंट में चल रही है उन क्लासेज को। दोस्तों जितनी बार आप सुनोगे, क्लासेस जितनी बार देखोगे, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। और क्लासेस ज़्यादा बड़ी नहीं होती है दोस्तों, 40-45 मिनट की क्लास होती है मात्र। तो वो आपको जैसे खाना खाते टाइम रख दिया साइड में, तो वो क्लासेस चलती रहेगी, यानी आप पढ़ते रहोगे और वो रिकॉल होती रहती है। बार बार आप सुनोगे, मैं क्लासेस में बार बार रिवाइज इसीलिए करवाता हूँ दोस्तों कि अगर जिसको नोट्स बना के और पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है तो उसको यहीं इसी क्लास में सारा करवा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अदर जो पॉलिटी, ज्योग्राफी और नेक्स्ट जो भी करंट में मुद्दे चल रहे हैं उनसे। ये जो बैच है दोस्तों उन सभी दोस्तों के लिए हैं जो बिल्कुल मतलब गरीब फैमिली से होते हैं, जो पैसा नहीं दे पाते हैं, जो क्या नाम है दोस्तों परचेज़ नहीं कर पाते हैं दोस्तों कोर्स, फिर बाद में वो किसी न किसी कारण पीछे हो जाते हैं। फिर उनका रीज़न होता है कि सर हम परचेज़ नहीं कर पाए थे, सर हम पढ़ नहीं पाए थे। तो दोस्तों ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ये कंटेंट वहाँ तक भी पहुँचना चाहिए और उनको भी अच्छा कंटेंट मिलेगा, तो वो भी दोस्तों कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पोस्ट अचीव कर लेंगे और अचीव ज़रूर करेंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।